स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होकर के आप पढ़ाई कर रहे होंगे। टॉपिक हमारा संविधान का है। जैसा कि आपको पता है, संविधान की लगातार वीडियो हमारी चल रही है। भाग 5वां चल रहा है, लेकिन काफ़ी समय के बाद मैं इस टॉपिक को ले रहा हूँ। बीच में लगातार जैसा कि एग्ज़ाम आ रहा है आरओ का, उसी को ध्यान में रख करके क्लासेस चल रही हैं और वो क्लासें आपको लगातार मिलेंगी। इससे पहले पूर्व मध्यकाल की वीडियो आपके सामने है, घटना चक्र वाली। इसके अलावा लगातार आपको और भी सभी वीडियोस मिलेंगी, तो संविधान भी पढ़ते रहिए। टॉपिक बिल्कुल क्रम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा घटना चक्र की जो सीरीज़ है आरओ की परीक्षा को ध्यान में रख करके, वो भी मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। तो सभी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट को आप चेक करके आराम से उसमें से जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आराम से आसानी से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ, और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं आज का ये टॉपिक और वीडियो संविधान का टॉपिक है। इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अर्थात उच्चतम न्यायालय के बारे में चर्चा हम करेंगे। इसे शीर्ष न्यायालय भी कह सकते हैं आप, और अंग्रेजी में या इंग्लिश में एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान संविधान के 5वें भाग में है। अनुच्छेद 124 से 147 तक प्रावधान है। ये आर्टिकल्स भी याद रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रक्रिया है, ठीक है, क्या शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, अथवा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के क्या क्या अधिकार हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित या हमारी उच्चतम न्यायपालिका, हिंदी में और क्या बोल सकते हैं, उच्चतम न्यायपालिका के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अंत तक क्लास में मेरे साथ बने रहेंगे आप। तो जैसा कि मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट टॉपिक है हमारा भाग 5। सबसे पहले तो आपको संविधान का भाग ही याद रखना होता है। संविधान के भाग 5 में है उल्लेख, और आर्टिकल है हमारे आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं हम। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान में किसका प्रावधान दिया गया है? एकीकृत न्यायपालिका का। हमारा जहाँ स्टूडियो वहाँ कभी कभी थोड़ा बहुत होता रहता है, ठीक है, जो भी आवाज़ रखी होंगी। तो हमारे संविधान में जो न्यायपालिका का प्रावधान है वो कौन सा है? एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान है, ठीक है। अगला पॉइंट, जिसमें शीर्षतम स्थान पर उच्चतम न्यायालय है। सबसे टॉप लेवल पर या सबसे टॉप के स्थान पर, शीर्षतम मतलब सबसे उच्चतम स्थान पर उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कैसा प्रावधान है? एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान है। आगे बात करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करी है। देखो, शीर्षतम है, क्या है शीर्षतम? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 124 में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन विधिवत रूप से उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ या स्थापना हुई सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम? उच्चतम न्यायालय भी लिख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय। इस बात को भी, इस मुद्दे को भी याद रखिएगा आप। सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो कोर्ट आते हैं भारत में, वो कौन से कोर्ट है? हाई कोर्ट। या हाई कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय बोलते हैं हाई कोर्ट को, ठीक है। हिंदी में भी याद रखना है, इंग्लिश में भी याद रखना है। अनुच्छेद 216 में प्रावधान है, एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कहा गया 214 में। इसके अलावा 216 में हाई कोर्ट के स्थापना का या हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए, ठीक है। अब इसके अलावा मैं थोड़ा सा इतिहास में आपको बताऊं, जैसे कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन 3 शहरों में जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1862 में। उस 1862 या 61 मेरे ख्याल से आपको मिलेगी। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, नमस्कार, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इन तीनों हाईकोर्ट्स की स्थापना हुई थी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा हाईकोर्टों की संख्या कितनी है? हाईकोर्टों की संख्या इस समय वर्तमान में 24। भारत में हाईकोर्ट्स जो हैं वो कितने हैं? 24 हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। हाईकोर्ट के अधीन कौन से न्यायालय आते हैं? हाईकोर्ट के अधीन आते हैं जिला न्यायालय, और इन्हीं न्यायालयों को क्या बोलते हैं? अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। ये दोनों नाम आपको देखने को संविधान की पुस्तकों में मिल जाएंगे। अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय बोलते हैं, या हाईकोर्ट के अधीन आते हैं, ठीक है।
अनुच्छेद 233 में, अनुच्छेद 233 में कौन से कोर्ट की स्थापना है या गठन है? जिला न्यायालयों की या अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है आर्टिकल 233 में। तो हमारी यह जो न्यायपालिका कार्य करती है वो उच्चतम स्तर से लेकर के निचले स्तर मतलब अधीनस्थ स्तर तक कैसे कार्य करती है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है, शीर्ष कोर्ट है भारत का, इसके अधीन हाई कोर्ट जिनकी संख्या भारत में कितनी है? 24, और हाई कोर्ट के अधीन होते हैं जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय जिनकी स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 233 में है। हाई कोर्ट आर्टिकल 216 में, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 124 में। ये आपको पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए 2 क्लास में पढ़ाया जाएगा जी आपको। इसे शीर्ष न्यायालय भी बोल सकते हैं हम, आपको परीक्षा में कोई भी नाम मिल सकता है, ठीक है। एपेक्स भी बोल सकते हैं, एपेक्स कोर्ट भी बोल सकते हैं, शीर्षतम और उच्चतम न्यायालय बोलते ही है मैंने जैसे कि बताया, और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखिए न्यायालय की एकल व्यवस्था, जो हमारे यहाँ व्यवस्था है न्यायालय की वो कैसी है? एकल व्यवस्था है। उच्चतम शीर्ष व्यवस्था जिसे एकल व्यवस्था कह सकते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है। ये व्यवस्था कहाँ से अपनाई है हमने? 1935 के भारत शासन अधिनियम से, नोट कर लीजिएगा। दूसरे मुद्दे को पढ़ते हैं, आर्टिकल 124 से 147 तक। ये सभी सुप्रीम कोर्ट के विषय में पॉइंट है। 24 से 147 तक स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के विषय में, न्याय क्षेत्र के विषय में, उच्चतम न्यायपालिका के में, शक्तियों के विषय में, प्रक्रिया का क्या दे रखा है? उल्लेख। कहने का मतलब 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के विषय में हम पढ़ रखे होंगे। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के क्या क्या प्रावधान है, न्यायाधीश क्या क्या है, कौन कौन से आदेश वो देते हैं, क्या क्या अधिकार आते हैं, क्या शक्तियां हैं उनकी, पूरे प्रक्रिया का उल्लेख है 124 से 147 तक, ठीक है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है? 33 है वैसे, 33 प्लस 1 ये न्यायाधीशों की संख्या है। जो 1 वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं, या क्या बोलते हैं? मुख्य न्यायमूर्ति बोलते हैं, मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश बोलते हैं। और 33 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो मिलाकर के 34 है संख्या, 34 सुप्रीम कोर्ट में इस समय। लेकिन मूल संविधान में जो संख्या थी वो 8 थी। मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या वो कितनी थी? 8 हुआ करती थी। लेकिन वर्ष 2019 में एक संशोधन के तहत सरकार ने न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा दिया, ठीक है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं सर। मूल संविधान जैसा कि मैंने बता दिया न्यायाधीशों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 8 हुआ करती थी। अगला मुद्दा अच्छे से याद रखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये सिंपल पॉइंट है, आ जाता है परीक्षाओं में और आपको याद रखना है। हमारे सर्वे स्टूडियो में आ गए, जैसे जैसे हमारी क्लास चलती है तो हमारे पास इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, नॉर्थ साउथ इंडिया के महानतम शिक्षक आते रहते हैं। तो उनमें से एक हमारे महानतम शिक्षक आज विराजमान हुए हैं, उनकी क्लास भी आप चैनल के माध्यम से देखेंगे। वैसे देवेंद्र क्लासेस का जो दूसरा यूनिट ब्रांच हमारी खुली है उसके कर्ता धर्ता वही हैं, वो उस ब्रांच को देख रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसी ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से। तो उनका इंट्रोडक्शन भी आपको अभी कराएंगे। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का प्रावधान है, नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइएगा, ठीक है। और भारत के कौन से स्थान के राष्ट्रपति हैं, कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं, मेल हो या फीमेल हो, और भारत के कौन से राज्य से आते हैं जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, ये कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप बताइएगा। तब तक अगले पॉइंट पर अन्य न्यायाधीशों, प्रश्न आता है भैया मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रश्न कई बार आता है। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर या परामर्श पर। एम आई राइट या रॉन्ग सर? मूंगफली खा रहे हैं सर, कोई बात नहीं। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सलाह पर की जाती है, सलाह के बाद राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह? मुख्य न्यायमूर्ति की। आगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किस पे करी जाती है? सलाह पर। अगर हाई कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के होंगे उनका परामर्श, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति जी अपॉइंट करेंगे, नियुक्त करेंगे। इस बात को भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जाता है
मुख्य पद के लिए या कौन से पद के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं उस पद के लिए अगर आपका प्रश्न यह है कि गुरुजी किसे बनाया जाता है मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश किसे अपॉइंट किया जाता है, तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं क्रम के हिसाब से उन्हीं को ही अपॉइंट मुख्य न्यायमूर्ति के तौर पर किया जाता है। ये परंपरा हमारे संवैधानिक प्रणाली में ये संविधान के तहत चली आ रही है। ठीक है, अब अर्हताएं की बात करते हैं। ये पॉइंट लिखा मिलेगा, संवैधानिक पॉइंट है, लेकिन इसे आप योग्यता भी कह सकते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी व्यक्ति का मतलब है जो भी व्यक्ति जो उच्चतम उस पद पर नियुक्त होगा उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो योग्यताओं को कंडीशंस में लिखा है या करके, है ना, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मैं बता देता हूँ। हर कंडीशन में क्या है, या करके योग्यताएं कि कुछ ना कुछ कंडीशंस ये होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर कंडीशंस में या में मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे इसमें लिखा है पहला, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर काम किया जाना होना चाहिए। 5 सालों तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम किया होना चाहिए, इतना अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा, या फिर उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक, 10 साल तक प्रैक्टिस हो, उनकी अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो वकालत के अपने क्षेत्र का। ठीक है, तीसरा, या राष्ट्रपति की नज़र में सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, मतलब कानून की विधि की जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए। किन की नज़र में होनी चाहिए, भारत के राष्ट्रपति के नज़र में। और हमारे जो गुरुजी यहाँ पे आए हैं ये गढ़सोप्पा के बड़े फैन हैं। एक गढ़सोप्पा जलप्रपात है, उसे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, गढ़सोप्पा या जोग जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल्स जिसे झरना कहते हैं। गढ़सोप्पा कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। सर कह रहे हैं कि बच्चों से पूछो आप। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, प्रश्न रहता है, तो शपथ कौन दिलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति को। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं तथ्यों के बारे में, थ्योरी के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ इस क्लास में। इसके अलावा अनुच्छेद, आर्टिकल्स जो आप पढ़ेंगे वो पहली 3 वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वहाँ पर आपको पूरे संपूर्ण संविधान के जितने अति महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण गत या विगत वर्षों के परीक्षाओं में पूछे गए अनुच्छेद हैं वो मैं करा चुका हूँ प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर के आप देख लीजिए। ठीक है, सारे आर्टिकल्स इनसे संबंधित वहाँ पर मिलेंगे आपको। तो न्यायाधीश को अगर शपथ की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, इस तथ्य को भी याद रखिएगा। आप खाइए सर, मूंगफली खाइए आप, कोई बात नहीं। अगर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को हटाना हो तो एक प्रोसेस है, एक व्यवस्था है हमारे देश के संविधान में, और देश के संविधान में भाग 5 में इस व्यवस्था को लिखा हुआ है, आर्टिकल 124 से 147 के मध्य में ही मुख्य न्यायमूर्ति को हटाएंगे सर, तो किस आधार पर हटाएंगे, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, जैसे भारत के राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट का इस्तेमाल है, महाभियोग का इस्तेमाल है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यदि हटाना हो, ये प्रश्न आता है, तो महाभियोग तो प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन उसी शब्द को दूसरे शब्दों में लिखा है, सिद्ध कदाचार के आधार पर, विधि सम्मत व्यवहार ना कर रहे हो वो या ना किया हो कुछ फैसलों को लेकर के, तो उनको राष्ट्रपति के आदेश पर, लेकिन राष्ट्रपति आदेश तभी देगा जब संसद में उपस्थित जितने सदस्य होंगे, लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव, एक संकल्प पारित कर देंगे। ये है प्रोसेस। तो कहने का मतलब है अगर मुख्य न्यायमूर्ति को हटाना है तो प्रश्नावली में ऑप्शन में आपको मिलेगा सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जाता है। किसके आदेश पर हटाया जाता है, तो आंसर देंगे राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जाता है। राष्ट्रपति का भी आदेश जरूरी है, लेकिन मुख्य कार्य संसद करती है हटाने के लिए। 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है संकल्प, तभी सिद्ध कदाचार के आधार पर मुख्य न्यायमूर्ति को हटाया जाता है। तो जैसा कि मैंने लिखा है, आप नोट भी कर सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, बिल्कुल साहब, संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव या संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश की प्रक्रिया भी इसी में शामिल है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, ये प्रश्न बहुत आता है सर, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कार्यकाल
का उल्लेख संविधान में नहीं दिया है वैसे जहां तक, लेकिन लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जो रिटायर होंगे वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? सेवानिवृत्त। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिटायर। और फिर बाद में अवकाश प्राप्त भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत रहते हैं और उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 65 सुप्रीम कोर्ट में याद रखना है, और 62 वर्ष 62 ईयर्स, ये 62 साल के जो न्यायमूर्ति या न्यायाधीश होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? हाई कोर्ट के अंदर रिटायर हो जाते हैं। उनकी सेवा समाप्त 62 साल पे होती है। और मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश जो हमारे दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो 65 वर्ष पर रिटायर होते हैं। तो कार्यकाल 65 वर्ष का है। अगला देखो, एक कंडीशन है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, राष्ट्रपति को अगर चाहें तो लिखित त्याग पत्र भी दे सकते हैं कि भाई हम आपको अपनी नौकरी से क्या दे रहे हैं? रिजाइन दे रहे हैं, तो वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर को अगर नौकरी पसंद नहीं है तो लिखित लेटर पर लिख करके दे जाइए, उसी को बोलते हैं त्याग पत्र देना। और किसे त्याग पत्र देंगे? भारत के राष्ट्रपति को, क्योंकि शपथ कौन दिला रहा है? भारत का राष्ट्रपति इस संवैधानिक पद के लिए, आर्टिकल 124 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा एक तथ्य इसमें पढ़ लो, जैसा कि मैं अभी पहले ऊपर पढ़ा चुका हूं, साबित कदाचार, सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति को हटाया जाता है। तीनों तथ्य, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें छाप लेना, बिल्कुल दिमाग में उतर जाने चाहिए, बिल्कुल ये समझ लो आप। क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं। कोरम एक शब्द है, और कोरम को हिंदी में इस्तेमाल करते हैं गढ़ पूर्ति। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि आपको पता है न्यायाधीशों की संख्या सरकार ने वर्ष 2019 में, जो हमारी बीजेपी की सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ष 2019 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके 34 कर दी है। 33 और 1 34। यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो पाती है और संख्या कम है 34 से, मान लीजिए 31 है या 32 है या 30 है या 28 है, या मान लीजिए एक आध दो जजों की कमी है, तो ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जैसे इस समय चंद्रचूड़ जी हैं, तो उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो किसी अन्य हाईकोर्ट से न्यायाधीश को कुछ अल्पकाल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, संख्या को समान करने के लिए, संख्या को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कोरम को पूरा करने के लिए या गढ़पूर्ति को पूरा करने के लिए। ये मुख्य न्यायमूर्ति के अधिकार क्षेत्र में आता है। आर्टिकल 127 में इस बात को लिखा गया है, और अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसी को तदर्थ बोलते हैं। तदर्थ मीन्स होता है अडॉप्ट, मतलब गोद लेना, एक तरीके से अडॉप्ट करना। आप हाईकोर्ट से लेकर के अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख रखा है मैंने, देखो, पूरा करने के लिए मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं संख्या को पूरा करने के लिए। जैसे मान लो कितने रहते हैं न्यायाधीश? 34। अब मान लो 34 हैं टोटल मुख्य न्यायमूर्ति को मिला करके, अब कितने रह जाएं? 32 रह जाएं, तो एक न्यायाधीश इधर से ले लेंगे कहीं ना कहीं हाईकोर्ट से और अपॉइंट कर लेंगे आर्टिकल 127 के इस्तेमाल करके। चूँकि भाई उच्चतम हमारी न्यायपालिका है, तो उसमें कंडीशन सारी विधि के अनुसार ही फॉलो होनी चाहिए, जैसा कि संविधान में। आगे बात करेंगे सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी, ये बड़ा गजब का पॉइंट है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यदि एक बार न्यायाधीश रिटायर हो जाए तो प्रश्न आता है कई बार, क्या दोबारा वो रिटायर्ड न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर सकता है क्या? इस तरीके से प्रश्न कई बार बनता है। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, कर सकते हैं, और उसी वेतन भत्ते के साथ कर सकते हैं जो वेतन भत्ते उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ समय के लिए रिटायर न्यायाधीश को भी अगर काम करवाना पड़े मुख्य न्यायमूर्ति को अनुरोध करके, निवेदन करके, ऐसे नहीं जोर जबरदस्ती देखे नहीं तो तुमने करना पड़ेगा, आओ, ऐसा नहीं, मुख्य न्यायमूर्ति के अनुरोध पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी वापस कार्य कर सकते हैं अल्पकाल के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, ये अंग्रेजी के वर्ड और सीख गया हूं मैं अपने सर से। अल्पकाल मतलब कुछ समय की बात कर रहा हूं मैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अल्पकाल के लिए कार्य कर सकते हैं, किसके अनुरोध पर? मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर। इस बात को भी याद रखिए। अगला पॉइंट रहता है कि भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? आप पढ़ते आ रहे होंगे, पढ़ते नहीं आ रहे होंगे तो टीवी में, अखबारों में बिल्डिंग जरूर देखी होगी आपने, लाल कलर की एक बिल्डिंग दिखाई देती है। जब भी कोई बड़ा फैसला आता है, जैसे आर्टिकल 370 पे अभी फैसला आया 11 दिसंबर 2023 को, आर्टिकल 370 पे 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने
पूरा 5-0 के बहुमत से फैसला सुनाया और आर्टिकल 370 को संवैधानिक और सही ठहराया, जो सरकार का विगत 2019 में लिया गया फैसला था। कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 को हटाया था, विशेष राज्य के उस दर्जे को समाप्त करके भारत में उसे शामिल किया था। उससे पहले उसके झंडे अलग होते थे या संविधान अलग था उसका, या सारी व्यवस्थाएं बहुत सारी अलग थी। जो हमारे भारत में लागू होते थे कानून, वो कश्मीर में लागू नहीं होते थे। इस तरीके की बहुत सारी कंडीशंस थी। तो इसी पर तकरीबन 22 से 30 तक याचिकाएं दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में। और लोगों के द्वारा या विपक्षी पार्टियों के द्वारा कहा गया कि बीजेपी सरकार ने जो 2019 में आर्टिकल 370 हटाया है वो असंवैधानिक है ना, मतलब संविधान सम्मत नहीं है, इस पर दोबारा से या पुनः विचार किया जाना चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी। 5 जजों की बेंच बैठी इसमें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके मुख्य व्यक्ति थे, अध्यक्षता कर रहे थे 5 जजों की बेंच में DY चंद्रचूड़ साहब। उन्होंने 5-0 से सभी जजों ने मिलकर के फैसला सुनाया कि भाई संविधान जब बनाया गया 1950 में लागू हुआ, उससे पहले बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो उन्होंने कहा कि ये उस समय लिखा गया था संविधान के लोगों के द्वारा, जो संविधान सभा की तमाम समितियां बना रही थी, कि 370 आर्टिकल जो है वो एक अस्थायी व्यवस्था है, उसे राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, ये लिख रखा है। इस आधार पर इस फैसले को हम सुनाते हैं। इस वजह से ये विधि सम्मत लिया गया फैसला है सरकार का। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको करंट में लिखा देंगे, आप चिंता ना करें बिल्कुल। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि हाँ, मैं जो वो ही बता रहा था आपको, उच्चतम न्यायालय का स्थान मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। यह भी प्रश्न आता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? भारत की राजधानी दिल्ली में ही है उच्चतम न्यायपालिका हमारी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर या सलाह पर भारत के किसी भी हिस्से में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये पॉइंट है, ये तथ्य है। वो तो बिल्डिंग तो है, वो तो अंग्रेज उस समय अपने समय में 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। 1937 में संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग संसद के अंदर लगा करती थी। एक कक्ष में एक अलग से हॉल हुआ करता था जो ब्रिटिश सरकार चलाती थी। लेकिन देश आज़ाद हुआ, संविधान बन के तैयार हुआ, तो अलग से एक बिल्डिंग खड़ी की गई दिल्ली में, जैसे आप और हम देखते हैं कई बार टीवी अखबारों में। आप दिल्ली कभी जाएंगे तो आप देख करके भी आ सकते हैं। तो 28 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ था, जिसमें कि पहले मुख्य न्यायमूर्ति हमारे हीरालाल जिकानिया बने थे। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर भारत के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर किया जा सकता है, यह तथ्य आपको याद रखना है। आर्टिकल 143 है, अनुच्छेद 143 को भारत के राष्ट्रपति के टॉपिक में भी आप पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक में भी पढ़ेंगे, दोनों आपस में कोरिलेट कर जाता है। ये अनुच्छेद तो एक ही है, आप इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो। अनुच्छेद 143 पर भारत के राष्ट्रपति विधि सम्मत प्रश्न पर राय परामर्श कर सकते हैं मुख्य न्यायमूर्ति से। आर्टिकल 143 में जो लिखा है। अब डायरेक्ट जैसे पुलिस के एग्जाम दोगे आप, SSC GD का एग्जाम दोगे आप, और भी कोई एक दिवसीय परीक्षा दोगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आर्टिकल 143 में क्या प्रावधान है। तो ऑप्शन में मिलेगा आपको भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत मुख्य न्यायमूर्ति से या मुख्य न्यायाधीश से क्या ले सकते हैं? सलाह ले सकते हैं। कौन से प्रश्न पर? विधि से संबंधित प्रश्न पर, राष्ट्रीय हित में विधि से संबंधित प्रश्न पर। ठीक है, कोई शक समस्या अभी तक की क्लास में लगी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, दोस्तों को जोड़ें आप हमारे चैनल के साथ, लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन समय से मिले। और लगातार RO ARO के पेपर को, एग्ज़ाम को, परीक्षा को ध्यान में रख करके भी जो घटना चक्र की सीरीज़ में पढ़ा रहा हूँ वो लगातार आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आप अपना प्यार बनाए रखें और आप अपने कमेंट करें, अपने सुझाव दें और बेहतर से बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स के साथ, आपके सुझावों के साथ, जो भी हमें पढ़ाना है, जो भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो पहली क्लास है जी, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है उच्चतम न्यायपालिका का, दूसरे लेक्चर में हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहला क्लास है जी, पहले क्लास को अच्छे से आराम से नोट्स बनाइएगा, इसका रिवीजन आपको कराएंगे। ऑफलाइन वालों को तो ऑफलाइन में कराएंगे, ऑनलाइन वालों को स्मार्ट जब होगा राधा रानी की, ठाकुर जी की कृपा से और हमारे सहयोगियों की कृपा से, तब हम ऑनलाइन में भी आपको प्रैक्टिस कराया करेंगे और हमारे सब्सक्राइबर की कृपा से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और
चैनल के साथ बने रहिए। जितने भी क्लासेस हैं बिल्कुल निःशुल्क हैं हमारे चैनल पे, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, संविधान की क्लासेस हैं। इससे पहले प्लेलिस्ट में जाएंगे और शुरू से संविधान पढ़ाया है। अगर नए बच्चों को लगे कि गुरुजी ने ये सुप्रीम कोर्ट बहुत दिन बाद पढ़ाया था, शुरू से है, बिल्कुल बेसिक से है, जीरो से है, वहाँ से संविधान को पढ़ाया है। अभी भाग 5 पे चल रहे हैं हम। भाग 5 में उच्चतम न्यायपालिका का उल्लेख किया है। इसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10 लगातार क्रम बाई क्रम हम आपको पढ़ाएंगे और पढ़ाने चलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मज़े से रहिए, आनंद से रहिए। ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर बने रहेगी। सभी को राधे राधे, नमस्कार।